नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान और देश देशांतर में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के आज राष्ट्र के नाम के संबोधन। किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हालात हैं और जो देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है और ऐसे में मौसम के बदलाव के साथ इसका खतरा ज्यादा हो सकता है और ऐसे में ज्यादा सावधानी और हिदायत की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने देश के गरीब लोगों के लिए योजनाएं चलाई और इस संक्रमण के दरमियान उसका फायदा कितने करोड़ लोगों तक पहुंचा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं अनुभवों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को अन्न की सुविधा दी जाती है, उसे अब नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो समझेंगे उनके संबोधन को, बातों को और उनके मायने। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान अशोक टंडन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हितेश शंकर हैं, एडिटर हैं 5 जन से। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिवाजी सरकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अशोक सर आपसे करना चाहूंगा कि संबोधन में दो हिस्से अगर मैं कहूँ, पहले तो जिस तरीके की मैं कहूँ कि ज्यादा एहतियात, ज्यादा सावधानी की बात प्रधानमंत्री ने कही अपने संबोधन में, और खासतौर पर बहुत अहम तब जबकि मौसम देश में बदल रहा है और हम जानते हैं कि इस सीजन में खांसी, जुकाम या संक्रमण का खतरा कहीं बढ़ जाता है। सर आ रहे हैं राज्यसभा टीवी पे। देखिए, किसी भी नेता की कुशलता की पहचान होती है कि वो जब भी देश किसी भी एक समस्या से जूझ रहा हो और विशेष तौर से जब वो समस्या एक तरह से बहुत ही गंभीर हो, तो वो समय समय पर देश की जनता से संवाद करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, संक्रमण शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समय समय पर जनता के साथ संवाद करते रहे हैं, पहले दिन से लेकर। और बीच में जब जब भी कोई इस प्रकार के विशेष अवसर आए तो उन्होंने जनता से संबोधन किया। अब कुछ दिनों से लोगों को लगने लगा था कि प्रधानमंत्री ने क्या देश से संबोधन करने में बहुत देर लगा दिया, तो ऐसे समय में आज उन्होंने फिर से देश को संबोधित किया। और जैसा आप कह रहे थे कि पहले भाग में उन्होंने केवल और केवल लोगों को सचेत किया है कि अनलॉक का जो दौर है उसके हम दूसरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसे में पहले अनलॉक 1 के दौर में बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोगों ने लापरवाहियां की हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा देश को। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से फिर से लगातार एहतियात बरतने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि मानसून आ रहा है तो हमें उससे सावधान होना है। बार बार अंत में भी और शुरू में भी उन्होंने देश को फिर से सचेत किया है कि हमें इस जो संक्रमण है, ये जो पेंडेमिक है, इसका हमने बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है। और शुरू में जिस प्रकार से हमने सावधानी बरती और उसके बाद लॉकडाउन किया, उसके कारण हमने लाखों जानें बचाई हैं। आज भी परिस्थिति ये है कि दुनिया के सभी देशों के मुकाबले में हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है, हमारी सावधानियां का असर हुआ है। लेकिन अब क्योंकि हम अनलॉक 1 से गुजरे हैं, तो उन्होंने इस जो और सावधानी नहीं बरती गई उस ओर सचेत किया। तो मेरा मानना है कि नेतृत्व कुशल वही होता है कि जो समय समय पर विशेष तौर से ऐसी परिस्थितियों में जनता के सामने आकर उनसे बातचीत करे, संवाद करे। तो उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो आप कह रहे हैं कि दूसरे भाग में बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश को कुशल नेतृत्व देने की दिशा में ये आज का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण था। ओके, हितेश, जिस तरीके से बहुत अहम रहा है कि इस संकट के बीच सरकार का फोकस, जैसे कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि रहा कि हर गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, इसके लिए व्यापक प्रोग्राम चलाए गए, अलग अलग तरीके के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने पर खास जोर रहा और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन। उन्होंने कहा कि ये तब मुमकिन हुआ जब अन्नदाता और टैक्स पेयर दोनों ने साथ दिया। जी, मैं कविंद्र एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले जो मन की बात थी और आज की जो बात है, दोनों को आप ये देखें कि आपस में एक तारतम्य है दोनों के बीच में। पहले पार्ट में जो था समाज में सकारात्मकता की कहानियों की बात थी
और आज उसमें भारतीय जो जीवन दर्शन है वो कैसे वैश्विक मूल्य का है, उसका दार्शनिक भाव भी था, उसकी भी व्याख्या थी। आज अगर आप देखेंगे तो जो इसका क्रियात्मक पक्ष है, जो इसका एग्जीक्यूटिव पार्ट है, उसकी बात की है कि कैसे ये हमारे एक तरफ टैक्स पेयर्स की ताकत आती है, दूसरी तरफ अन्नदाताओं की बात आती है, मगर इसमें बीच में जोड़ने वाली बात को और उन्होंने किया कि एक सरकार है जो बहुत सक्रिय है और एक समाज है जो बहुत संवेदनशील है। वो अपने आसपास सिर्फ अपने में सीमित समाज नहीं है, इसीलिए ये चारों चीजें जुड़कर ये पूरा देश जो है वो सारी आपदा को ये संभाल पाया है। अगर आज हम चार्ट देखें तो दुनिया में संक्रमण फैलने की स्थिति के आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, कहीं टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, परंतु मृत्यु जो एक बिल्कुल ठोस आंकड़े के तौर पर आती है, अगर आप उसकी टैली देखें तो पाएंगे कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद मृत्यु के अगर आंकड़ों को देखें तो 8वें-9वें स्थान पर है। तो भारत जिस सक्रियता से और संवेदनशीलता से इस लड़ाई से लड़ रहा है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होने वाली है, और यहीं पर भारत बाकी सबसे अलग हो जाता है। हमारी जो अधिकांश हमारा जो अर्थतंत्र है, हमारी गतिविधियों का केंद्र है, वो गांव खेत खलिहानों से जुड़ा हुआ है। साथ में जो एक स्थायी इसके लिए योगदान करता है वो हमारे टैक्स पेयर्स हैं। दोनों ने जो मिलकर जो कंधा लगाया है उसके कारण ये समाज इस आपत्ति से बाहर निकल कर चल पाया। उसी चीज को, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए ये सिर्फ 3 महीने में पूरा हो जाने वाला काम नहीं है, हमें कमर कस के रहना पड़ेगा और आगे सब चीजें ठीक रहें। इसलिए अभी पूरी चौकसी के साथ अगर हम ये मैं कहता हूं फॉरवर्ड प्लानिंग है ये, तो उसके साथ नियोजन के साथ अगर हम चलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोरोना परास्त भारत में होना ही है। सरकार साहब, आपके नजरिए से, क्योंकि जो फोकस मैं कहूं जिस तरीके से नजर आया है, सबसे अहम है कि 3 महीने में सरकारों ने किस तरीके से करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मुहैया कराया, और वो बहुत ही क्रिटिकल रहा है। और अगले 3 महीने में कहूं नवंबर तक के लिए इसे एक्सटेंशन देना, कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने आज का जो भाषण दिया वो मेरे ख्याल में अगर वो नहीं भी आते तो कोई वो नहीं होता, पर वो आए और लोगों को उन्होंने बताया कि एक तो आप जो एहतियात रख रहे हैं उस एहतियात को आगे भी रखते रहिए, और एहतियात रखेंगे तो देश जिस प्रकार से पिछले 3 महीनों में सारे संक्रमण को एक बहुत लिमिटेड तौर पे रखा, अगर भारत की पूरी जनसंख्या को देखें और भारत में जितने केसेस हैं और उसमें जो रिकवरी का रेट है, अगर हम इसमें अगर अभी 2-4 दिन पहले ही ICMR के डायरेक्टर जनरल ने जो बात कही कि इस देश में संक्रमण जो है छोटे शहरों में 1% से कम है और उससे जो बड़े शहर है उसमें 1% से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रहा है, हेल्थ मैनेजमेंट रहा है, वो भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात रही है और देश के लोग भी भारत की तरफ देख रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने जो कहा कि अभी जो 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया उसको, मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत थी और प्रधानमंत्री जी इस बात को समझते थे, पर कई चीज़ें होती हैं जो पहले समझते हुए भी हम एक एक करके फूंक कर कदम रखते हैं। देखिए, देश में खाद्यान्न है, खाद्यान्न का भंडार भी अच्छा खासा है, पर उसके सारे जो योजना करना है, उसके जो प्रबंधन करना है, वो सारी चीज़ें देख के ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो वर्तमान में जिस प्रकार के भंडार है और भंडारण है और देश में जिस तरह से पूरा ये भंडारण पहुंचाया गया और 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाना, 80 करोड़ लोगों का मतलब है लगभग 65% लोगों के पास जो है आज अन्न पहुंचाया जा रहा है सरकार की तरफ से, और दूर दूर के गांवों में, पहाड़ियों में, रेगिस्तानों में ये पहुंचाया जा रहा है। और इसका जो खास करके जो अगर आप देखें, इसके जो रिसिपिएंट्स जो हैं वो इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जो एक संकट का समय था और संकट के साथ साथ एक चीज और है, जो खास करके जो इन्फ्लेशन का जो भय था, इस वजह से जो है फूड इन्फ्लेशन जो है उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से सामान्य रूप से ऐसे संकट के समय में होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, और गरीबों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वक्त कि उनको खाना भी मिले और उनको प्रोटीन भी मिले, उनको दालें भी दी जा रही है, तो उनके जो बेसिक सेहत का जो ख्याल है वो सरकार ने रखा। और सरकार इन चीज़ों को जिस तरह से किया है
मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट का उदाहरण है, और देश के लोगों के लिए आगे भी और विदेश के लोगों के भी, जहां जहां इस प्रकार का संकट है उनके लिए भी ये प्रेरणादायक होना चाहिए। ओके अशोक सर, क्योंकि इस संकट काल में अन्न का इंतजाम और खासकर अगर मैं 2 स्कीम की बात करूं, गरीब कल्याण योजना और साथ ही साथ एक देश एक राशन कार्ड की दिशा में जिस तेजी के साथ सरकार या विभाग ने जो कदम बढ़ाया है, इसे कितना क्रूशियल, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस संकट काल में? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जो काम के सिलसिले में अपने गांव छोड़कर शहरों में या अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, तो ये सुविधा अगर उन तक नहीं पहुंचेगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए एक देश में एक राशन से अगर कोई झारखंड का मजदूर भी अगर जाकर मुंबई में काम कर रहा है तो उसका राशन कार्ड वहां पर भी वैध माना जाए। मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री ने जैसे बताया कि आने वाले दिनों में जिस तरह से त्योहार और मानसून है, तो एक एंटिसिपेशन करके स्कीम को अभी से इसको घोषित करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके लिए जो तैयारी चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, उसमें समय लगने वाला है। इसलिए उन्होंने नवंबर के अंत तक, यानी छठ पूजा तक से आगे जाकर उन्होंने इसकी एंटिसिपेशन करके, और कहीं कोई भूखा ना रहे, किसी को त्योहार मनाने में दिक्कत ना हो, इसकी पूरी एडवांस प्लानिंग जो है आज उन्होंने, उसमें 80 करोड़ लोगों को, और ये 90,000 करोड़ की योजना है, छोटा मोटा खर्चा नहीं, और उसको अगर पहले वाली योजना से मिलाए तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजना जो आज घोषित हुई है। और उन्होंने बार बार देश के किसानों को धन्यवाद किया जिन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया है, और साथ में उन्होंने उन टैक्स पेयर्स का भी धन्यवाद किया कि जिनके कारण आज सरकार इस स्थिति में है कि वो ये मुफ्त में ये आवंटन कर पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी किसानों के प्रति जो योजनाएं बनी, किसानों को मदद करने की, जनधन योजना, उन सब का, और जिस प्रकार से एक बम्पर क्रॉप हुआ है देश में इस बार, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ही सकारात्मक चित्र प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने खाद्यान्न भंडार का भी रखा, और किस प्रकार से लोगों तक ये पहुंचेगा। और ये उसके साथ में चावल ले लीजिए 5 किलो, या आप गेहूं ले लीजिए, चना 1 किलो दिया जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसको विस्तार से अगर प्रधानमंत्री स्वयं आज देश के सामने आकर इसको रखा है, तो उसका बहुत असर भी जनता तक पहुंचता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी किसी भी योजना को अगर आप केवल प्रेस रिलीज के द्वारा अगर घोषणा कर दें तो उसका असर कम होता है। आज प्रधानमंत्री के संबोधन को देश के हर कोने में सुना गया, और उसके चलते लोगों तक जो संदेश गया कि सचमुच में देश में इस समय ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको हमारी चिंता है, और समय समय पर वो ऐसी योजनाएं सामने ला रहा है जो हमारे हितकारी हैं। तो इस समय ऐसी घोषणा की आवश्यकता थी, क्योंकि लोगों को चिंता होने लगी थी कि मानसून में और उसके बाद लगातार त्योहार आ रहे हैं, उनमें क्या हाल होगा। और साथ ही चेतावनी देकर उन्होंने ये भी कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप अपनी सावधानी को छोड़ दें। तो इस संबोधन से आज देश आश्वस्त महसूस करेगा। विशेष तौर से उन्होंने कहा गरीब, किसान, मजदूर, दलित और शोषित, जो भी जितने भी वंचित और ये सब लोग हैं देश में, वो 80 करोड़ जनता को हम ये सब मुहैया कराने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री की आज जो पहुंच है वो देश की 80 करोड़ जनता तक हुई है, और इसलिए विश्वास करना चाहिए कि ये सब कुछ आवंटन सफल संभव हो पाएगा, और जनता को सचमुच में, गरीब जनता को राहत मिलेगी। हितेश, क्योंकि दोनों ही स्कीम, अगर बहुत पहले से इसकी जरूरत थी कि एक देश एक राशन कार्ड, जिसका दायरा लगातार बढ़ते बढ़ते करीब 20 से ज्यादा राज्यों तक इसे सक्रिय कर दिया गया, और दूसरा अगर मैं अन्न देने की बात करूं, जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों तक इसकी रीच पहुंची है, और लेकिन चैलेंज के तौर पर क्योंकि इसे अब बढ़ाया गया नवंबर तक, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसके 2 पहलू देखता हूं, और वो इस तरीके से है कि किसी भी समाज में सरकारें आती जाती हैं। एक समाज का अपना स्वभाव होता है, और एक उसने कैसी सरकार चुनी है।
इसका जो कुल जमा प्रतिफल है उसका हम आकलन कर पाते हैं। भारत का, और खास तौर से आपदा काल की बात करें कि जैसा संकट काल चल रहा है, समाज तो यही था, समाज संवेदनशील है अपने अपने कमजोर तबकों के लिए जिनकी मदद की जरूरत है। हमने देखा कि भंडारे चले, लंगर चले, कम्युनिटी किचन चले, वहां से लोगों के लिए खाना गया। एक वो वर्ग था कि समाज खुद चिंता कर रहा था। दूसरा पक्ष यहाँ पर है जिसकी हम विशेष तौर से बात कर रहे हैं, वो है कि क्या प्रशासन कभी इतना पारदर्शी था? आज जितने भी आंकड़े आए हैं, आप ये देखिए कि जो वेलफेयर स्कीम की जो बात है, जो आंकड़े आए हैं उसमें कहीं चैलेंज करने वाली बात नहीं है, वेरीफाइएबल आंकड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले ये होता था कि ऊपर से चला, नीचे तक पहुंचा कितना। अब इतनी जनता को इस समस्या के बीच में उसको सुविधा देने का तंत्र विकसित हो गया है, ठीक से चल रहा है और उसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो दोनों मिलकर एक सिनर्जी पैदा हो रही है समाज में। जो आफत, उसके सामने जो आफत को अवसर में बदलने की बात है कि इसके बीच में खेती किसानी को ठीक करना, अनलॉक करना, सब लोगों का उसका न्यूट्रिशन, पोषण की भी चिंता करना, ये सब हो पा रहा है पारदर्शिता और दक्षता के कारण। मैं यहाँ पर जो बात जोड़ना चाहता हूँ खास तौर से कि अभी कुछ लोगों ने, ठीक इस आपत्ति से पहले कुछ था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, या दिल्ली में तरह तरह का एक मामला था जो स्टेट के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। वहां हम ये समझें कि जो भी वेलफेयर स्टेट है जिस तरह से काम कर रहा है, वहां पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आपके पास आंकड़े हैं क्योंकि आपके पास सारा डेटा है, और कुछ लोग इस डेटा की राह में लोगों को आपस में लड़ा कर ये लड़ाई खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, खातों में सीधा पैसा पहुंचने का उसके आंकड़े की बात हो, कुल जमा जो नंबर है और उसका जो नियोजन है, उसके लिए सारे आंकड़े आपके पास कैसे आए? क्योंकि आपके पास आपने एक तो तकनीकी तौर पर तंत्र बनाया, दूसरा उस पर काम करने वाला पूरी पारदर्शिता से वो निर्णय लेने वाला तंत्र बनाया। ये दोनों चीजें आज की बात से ये परोक्ष तौर पर जुड़ी हुई हैं कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा थी, मगर अवधारणा को जमीन पर उतारने के लिए जिस पारदर्शिता से काम होना चाहिए था, जब वो शुरू हुआ तब फिर आती है एक देश एक राशन कार्ड। अगर आप खाली एक अवधारणा के तौर पर बात करेंगे तो कल्याणकारी राज्य बहुत समय रहा, मगर डायरेक्ट टैक्स ये बेनिफिट जो है वो खातों तक नहीं जाता था, और कल्याणकारी राज्य में पैसा ऊपर से नीचे तक जाता कब था? ये मैं समझता हूं कि आपदा काल की सबसे बड़ी प्राप्ति भारत की है कि उसने पारदर्शिता को बहुत हद तक प्राप्त किया है, पारदर्शिता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, और इसमें कहीं सख्ती नहीं आ रही। इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भी हमारी संवेदनशीलता बनी हुई है, वो नरमी बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। और अशोक, जिस तरीके से अगर हम कंपेयर करें, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया अपने संबोधन में, कि कई राष्ट्र जहां पर जिनकी आबादी उससे ज्यादा लोगों को भारत में पिछले 3 महीनों में राशन मुहैया कराया गया है। ये जो चैलेंज है अपने आप में ये कितना बड़ा दिखता है जब हम नंबर्स को और जनसंख्या को देखते हैं जो कि बहुत विशाल है। बिल्कुल, उन्होंने उदाहरण दिया अमेरिका की जनसंख्या, ब्रिटेन की जनसंख्या, पूरे यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या के मुकाबले में कितने गुना ज्यादा लोगों तक हम ये सब पहुंचा रहे हैं। देखिए, जो विकासशील देश हैं भारत जैसे, उनमें इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता रहती है। विकसित देशों को ये कहने की भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन क्या कोई विकासशील देश, भारत जैसा 130 करोड़ लोगों का देश, क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक जमीनी स्तर तक मुफ्त में ऐसा राशन पहुंचा सकता है? पहली बात तो उपलब्धता की है, फिर सरकार के खजाने की है, उसके भंडारण की है, उसके बाद उसके वितरण की भी है। तो ये जिस तरह से पिछले 3 महीने में ये सब हुआ है, और जैसा अभी कह रहे थे हितेश जी कि कोई सवाल नहीं उठे हैं कि कहीं पर पिलफरेज नहीं हुआ है, कहीं घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे देश में चीज नीचे तक पहुंचती नहीं थी। तो ये सब दुनिया देख रही है, और ऐसे में इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम अग्रणी बन के बाकी देशों के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। वैक्सीन डेवलप करने में हम दुनिया के साथ सहयोग कर रहे हैं, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी को भी हम आगे बढ़ा दें। 130 करोड़ लोगों को दृढ़ संकल्प करके आगे भी बढ़ना है और काम भी करना है। तो ये जो एक बड़ा सकारात्मक संदेश देश की जनता को इस समय चाहिए था, क्योंकि लोग जो हैं ये जिस प्रकार से भी परिस्थितियां चल रही हैं उससे थोड़े परेशान भी हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं आकर जब बात करते हैं तो देश को भरोसा होता है। हितेश, आखिर में मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से
एक तरफ उन गरीबों की बात भी हुई, एहतियात, विशेष सावधानी को आगे कब तक कैसे और कंटिन्यू करना है इसका भी उन्होंने जिक्र किया, और वहीं पर आत्मनिर्भर भारत के मिशन को भी बल दिया एक तरीके से। जी, मैं ये दोनों बातों को जोड़ता हुआ जो मुझे पहली चीज समझ में आती है वो ये है कि जो आर्थिक गतिविधियों का ढांचा या बाकी जो प्रवासन जो हुआ, इससे एक बड़ा बदलाव आने वाला है, और वो बदलाव सकारात्मक है। ऐसा नहीं कि उससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाएंगी। इसके साथ आप मनरेगा का हर राज्य में जो क्रियान्वयन हो रहा है उसको जोड़कर देखिए। एक तो ये सुनिश्चित हो गया कि लोगों को राशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरतें, बुनियादी जरूरतें जो हैं आपके राज्य में, आपके जिले में, आपकी तहसील में, आपके निकट के केंद्र पर वो पूरी की जाएंगी, ऐसा एक आश्वासन मिल गया। और लॉकडाउन 2 के समय जो आप गृह मंत्रालय का जो नोट आया था वो देखेंगे, उसके बाद से गतिविधियां बढ़ी हैं। हर बार मनरेगा के कामों से देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया गया है। एक आश्वासन है कि आप गए हैं ये संक्रमण के समय में, मगर आपको आर्थिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। एक तो आपकी जितनी मदद है उतनी मदद होगी, दूसरा आर्थिक गतिविधियों से आधारभूत संरचनाओं का जो विकास का काम है, क्योंकि उसमें सड़क का काम जोड़ दिया गया है, उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का काम जोड़ दिया गया है। इसके कारण मुझे लग रहा है एक स्थायी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भारत इस बीच में कर लेने वाला है। जो हम कहते हैं आपदा को अवसर में बदलने वाली बात, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आश्वस्त भी है समाज और सक्रिय भी है, वो निश्चेष्ट होकर घर में नहीं पड़ा हुआ, उसके लिए गतिविधियों का भी पूरा फोरा एक खोला गया है। ओके, चलिए, आप मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।